हम इस वीडियो में इस्लामिक इन्वेजन और गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस्लामिक इन्वेजन में गुलाम वंश तो आगे आएगा, लेकिन अरबों ने और तुर्कों ने जो भारत पे आक्रमण किया उसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, ये देखेंगे। तो आक्रमण करने के जो उनके कारण थे वो क्या कारण थे, ये अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ। ठीक, तो अरबों के द्वारा आक्रमण करने के कारण ये थे कि जो खलीफा था, है ना, तो खलीफा की साम्राज्य विजय की लालसा थी। फिर दूसरा धार्मिक कारण क्या था, तो धार्मिक कारण में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का कारण था। आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कारण में पैसे लूटना, पैसे प्राप्त करना, मंदिरों को लूटना, ये सब शामिल था। फिर आपका तत्कालिक कारण में क्या कारण था, जो ईरान का खलीफा था अल-हज्जाज। ठीक, तो सिंध के दाहिर में उसका एक नाव आ रहा था जिसे सिंध के लुटेरों ने लूट लिया, पायरेट्स ने। तो जो सिंध का राजा था दाहिर, उससे ईरान के खलीफा और इसने हज्जाज ने कहा कि भाई हमारा जहाज लौटाओ। तो इसने मना कर दिया तो इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और 711-712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ और दाहिर पराजित हुआ। तो इससे प्रभाव क्या हुआ कि खलीफा का इस क्षेत्र पर भी प्रभाव स्थापित हो गया, ये क्षेत्र भी खलीफा के अंडर आ गया। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रूप से क्या हुआ कि इन जगहों पे खजूर की एटसेट्रा और जो चीज़ों की खेती करी जाती थी वो सब होने लगी। उस पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया गया, देवल पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया गया। उसके बाद फिर जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि गणित, दर्शन और अन्य चीज़ें जो हैं, भारत की चीज़ें जो हैं अरब गई, अरब से फिर वो भारत की चीज़ें यूरोप गई, चाइना गई, और वो किसी और चीज़ से ट्रांसफॉर्म होकर के आए। जैसे चाइना में शून्य जो है वो इंडिया से ही गया। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर तुर्क आक्रमण जो था, तो तुर्क हम प्रभाव इसके देख लिए, जैसे प्रभाव और आगे देखेंगे। फिर अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। अच्छा, अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम पहला आदमी था जिसने जजिया कर लगाया था। ठीक, तो तुर्क आक्रमण हुआ। तो तुर्क आक्रमण में हम सुबुक्तगीन, अल्पतकीन, इससे मतलब नहीं है। महमूद गजनवी जो जिसने भारत पर 70 बार आक्रमण किया, इससे मतलब है। तो इसने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, इसका कारण था आक्रमण करने का। सबसे बड़ा कारण था संपत्ति लूटना, हिंदू राज्यों को नष्ट करना, ठीक है, हाथी को लूट के ले जाना, यश प्राप्त करना और खलीफा का आदेश पालन करना। ये तमाम कारण थे तुर्कों के भी आक्रमण करने के, अरबों के भी आक्रमण करने के। और फिर मोहम्मद गौरी ने भी जब आक्रमण किया तो उसका भी यही कारण था। ठीक, अब हम आगे चल के प्रभाव देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय इस्लामी आक्रमणों के ये प्रभाव पड़े कि पहला प्रभाव से पड़ा कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, वो स्थापित हो गई कि जो राजपूत हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, चौहान हैं, ये शक्तिशाली राजवंश जो हैं खंडित राजनीतिक संरचना बन गए। ठीक, जब 1191-92 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, तो उससे चौहान वंश क्या हो गया, टूट के बिखर गया। ठीक, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो 1206 से 1526 तक आपका पूरा दिल्ली सल्तनत चलता रहा, जिसमें आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। ठीक, ये चलते रहे कंटिन्यूसली 1526 तक, जब तक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं कर दिया। इसके बाद नई सेना रणनीतिक परिचय हुआ, जैसे उन्नत घुड़सवार सेना, बेहतर तीरंदाजी, संगठित कमान संरचना की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय युद्ध को प्रभावित किया। साथ ही इसमें ये होता था ना, जैसे भारतीय राजपूतों की जो सेना थी उसमें ये था कि जो सेना में क्षत्रिय वर्ण जो है इसी का ही ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन इस्लामिक शासकों के साथ ये सीन नहीं था। उनके सेना में हर वर्ग शामिल रहता था, इस वजह से उनके पास एक बड़ी सेना रहती थी। फिर सांस्कृतिक संश्लेषण हुआ। कैसे, फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियों के सम्मिश्रण ने वास्तुकला, भाषा और व्यंजनों को समृद्ध कर दिया। ठीक, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि और क्या हुआ, तो और देखिए वास्तुकला। ठीक है, वास्तुशिल्प पर प्रभाव पड़ा कि मस्जिदें, मीनारों और मकबरों, इनके निर्माण ने भारतीय स्थापत्य को बदल दिया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि सोमनाथ, मथुरा ऐसे मंदिरों और शहरों से लूटी गई संपत्ति ने भारतीय राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। ठीक, फिर धार्मिक परिवर्तन हुआ। धार्मिक परिवर्तन में इस्लाम के आगमन ने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी, नए धार्मिक विचारों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। ठीक, फिर शहरीकरण। दिल्ली, जौनपुर, गुलबर्गा जैसे नए शहर व्यापार और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभरे। ये तमाम चीज़ें हुई शहरीकरण में। फिर व्यापार पर प्रभाव पड़ा।
इस्लामी शासन की स्थापना ने भारतीय बाजारों को व्यापक मध्य एशियाई और मध्य पूर्वी व्यापार नेटवर्क में एकीकृत कर दिया। ठीक है, तो सब तरीके के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। फिर भाषा और साहित्य पर प्रभाव पड़ा कि दरबारी भाषा फारसी थी और उर्दू और भारतीय साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया। उर्दू जो है जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, ठीक है, ब्रज है, फिर आपका अवधी है, इसके साथ ही जो फारसी है, ये सब का मिश्रित रूप है उर्दू। तो उर्दू इसलिए हिंदुस्तानी भाषा है, उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इल्तुतमिश जो है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो इल्तुतमिश है उसने उसका इस्टेब्लिशमेंट तो देखेंगे ही, अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि जो गुलाम वंश था, ठीक है, उसकी स्थापना कैसे हुई। तो जो हमारे मतलब मध्यकालीन भारत के सिलेबस में आप देखेंगे कि आपको इधर से लेकर के अरब आक्रमण से लेकर के पूरा पढ़ना है। तो आप देखिए कि गुलाम वंश जो है, मोहम्मद गौरी जब 1196 में मृत हो गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसकी मृत्यु हुई, उसके पहले उसने 1192 में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। उसके बाद बहुत बड़ा क्षेत्र उसके पास हाथ लग गया, तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि गुलाम वंश की सत्ता सौंपी और उसने गुलाम वंश को स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो 1206 से 1210 तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा। कौन? गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला। ठीक, गुलाम वंश में सबसे बड़ा मतलब पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने लाहौर राजधानी बनाई थी और इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि गुलाम वंश को मामलुक वंश, इलवारी तुर्क वंश ये सब भी बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जब कुतुबुद्दीन ऐबक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो उसका चेला था, तो या उसका जो दास था, ठीक है, उसका जो गुलाम था, वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने फिर आगे जाकर के गुलाम वंश की नींव संभाली और इल्तुतमिश के सामने जो चुनौतियाँ थी, सबसे पहले वो उससे लड़ा। उसके सामने चुनौती थी कि उसको मतलब खलीफा से जो है जो सुल्तान की पदवी पानी है, ठीक है। उसके बाद उसके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे लड़ना है। प्रतिद्वंदी में कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। उसके बाद उसको क्या करना था? उसके बाद उसको ये करना था कि राजधानी शिफ्ट करनी थी, ठीक है। तो सुल्तान जो मतलब खलीफा था, उससे अपने अब्बासी खलीफा से उसने प्राप्त कर ली वैधता सुल्तान पद की, ठीक है। जो उसके प्रतिद्वंदी थे, जो उसके साम्राज्य में मतलब जो उसको साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसको आगे नहीं आने दे रहे थे या उसको रोक रहे थे, उसमें इल्दौज और कुबाचा थे, तो इन दोनों को पराजित किया। फिर उसके बाद जो भारतीय राज्य थे, जैसे कि राजपूत राज थे, बंगाल, बिहार, इन सब इनको सैन्य अभियान करके इनको पराजित किया। फिर राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर के आया ये। तो इसने दिल्ली सल्तनत का एकीकरण किया, दिल्ली को राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, सल्तनत की नींव को मजबूत किया। फिर सैन्य अभियान, बंगाल, बिहार, राजपूत क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके अपने राज्य का विस्तार किया इसने। फिर चांदी के टंका, तांबे का जीतल की शुरुआत करी इसने, ठीक है। सिक्का प्रणाली को स्टैंडर्डाइज कर दिया इसने, मानकीकृत कर दिया। खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त ले ली, इक्ता प्रणाली की शुरुआत कर दी। अब हम इक्ता प्रणाली और सामंती प्रणाली को समझ लेते हैं एक बार। सामंती वर्सेस इक्ता। सामंती में क्या हो रहा है? एक ज़मीन है, यहाँ पे भी ज़मीन है। सामंती व्यवस्था में क्या हो रहा है? ज़मीन किसी को हैंड ओवर की जा रही है, यहाँ भी किसी को हैंड ओवर की जा रही है। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, वंशानुगत है। ये वंशानुगत नहीं है, बस ये एक अंतर है, ठीक है। अगर कोई इक्तादार अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसकी किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी इक्ता, लेकिन वही सामंती व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। वो उसके बच्चे को फिर चली जाती थी, उसके बाद उसके बच्चे को चली जाती। फिर इसने दिल्ली की किलेबंदी करी मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए, है ना। जैसे आपको पता होगा कि जो मंगबरनी है, ईरान का राजा, वो भाग करके आ गया था इधर, तो इसको शरण देने से मना कर दी थी इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि इसका पीछा कर रहा था कौन? मंगोल शासक चंगेज़ खान। और अगर ये चंगेज़ खान से अगर इसको लड़ना है तो उसको अगर मंगबरनी को शरण दे देता तो उसे चंगेज़ खान से लड़ना पड़ता और इसका बना बनाया पूरा साम्राज्य 2 मिनट में धूल हो जाता। तो एक ये कारण था, किलेबंदी करी। फिर वास्तुकला का विकास, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, हौज शमसी जलाशय का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो गुरु थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुब मीनार का। फिर उसके बाद इसी कुतुब मीनार के ही प्रांगण में आप देखेंगे कि मेहरौली स्तंभ है और फिर यहाँ जो गेट है वलाई दरवाज़ा जलालुद्दीन बनवाता है,
आगे हम देखेंगे उसको आर्ट एंड कल्चर में। फिर कुशल नौकरशाही, तो प्रांतों के प्रबंधन के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की। मैंने कहा था जो मजबूत राजा होगा वो केंद्रीकृत प्रशासन चलाएगा। विद्वानों और संतों को संरक्षण दिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफी संतों का समर्थन किया, अमीर खुसरो इसके बाद आएंगे, ठीक। फिर कानून और व्यवस्था, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया। तो अब देखिए इल्तुतमिश ने तमाम काम किए जिससे उसका दिल्ली सल्तनत में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ बरकरार हुआ और गुलाम वंश जो है इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद आप देखेंगे एकता प्रणाली, अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या है। भूमि राजस्व आवंटन नीति है, ठीक है, मतलब ये जो है सैलरी के बदले में भूमि दे दी गई है और इस एरिया से आप चाहे फसल उगाओ, आप टैक्सेशन उगाओ और आप अपने पास एक सैलरी का रूप रख लो और बाकी जो है वो राजा को दे दो, ठीक है, ये चलता था। अब भूमि राजस्व आवंटन की नीति है जिसमें अधिकारी जो है इक़्तिदार था वो सैन्य सेवाओं के बदले में कर एकत्र करते थे, ठीक। फिर सैन्य सुधार, सैन्य आधार, एकता मुख्य रूप से सैन्य कमांडरों को सैनिकों के रखरखाव के लिए दान दिए जाते थे, है ना। अब सैनिक है जो, तो जैसे मनसबदारी था उसमें तो उसने प्रशासनिक अधिकारियों के भी वेतन उसमें कर दिया, इसमें भी सैनिकों की बात चल रही है। जो सैनिक है उनको दे दिए हैं ताकि भाई तुम अपनी जो सैलरी यहीं से निकालो। फिर राजस्व संग्रह, इक़्तिदार जो है राजस्व एकत्र करते थे, अपने वेतन रखते थे, शेष राशि को केंद्रीय खजाने में भेज देते थे, ठीक। फिर प्रशासनिक दक्षता, इस प्रणाली ने क्षेत्रीय प्रशासन को सुनिश्चित किया जिससे सुल्तान का बोझ कम हुआ। ये सब तमाम चीज़ें हुई। तो आप एकता प्रणाली में ये सब आप लिख सकते हैं। एकता प्रणाली में पहले लिख सकते हैं कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया, इस व्यवस्था के तहत ये चीज़ें होती हैं, इसकी विशेषताएं ये हैं और इस सामंती व्यवस्था से इस तरीके से अलग है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे और इसमें एकता प्रणाली, जैसे हमने इधर देखा कि ये सैन्य आधार देख लिया, राजस्व संग्रह देख लिया, प्रशासनिक दक्षता भी देख ली। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि गैर वंशानुगत प्रकृति थी इसकी, मतलब एकता वंशानुगत नहीं था। सत्ता के संकेंद्रण को रोकने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता था। फिर आर्थिक स्थिरता, नियमित कर प्रवाह सुनिश्चित किया जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ठीक। फिर स्थानीय सदन, इक़्तिदार अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करते थे स्थानीय शासन, ठीक। फिर विद्रोहों की रोकथाम, लगातार ट्रांसफर ने इक़्तिदारों को स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने से रोका। फिर सामाजिक प्रभाव, मध्यकालीन भारतीय समाज को प्रभावित करते हुए सामंती पदानुक्रम को मजबूत किया इसने, ठीक। फिर बाद की प्रणालियों पर प्रभाव पड़ा तो मुगलों के अधीन जागीरदारी प्रणाली को उसने प्रेरित किया, मतलब बाद की प्रणाली को तो प्रभाव पड़ाएगा ही ना। तो आप इधर देखिए कि तब प्रणाली ने क्या किया, गुलाम वंश का शासक जो इल्तुतमिश था उसने इसको शुरू किया, ठीक है। भूमि राजस्व आवंटन की एक नीति थी ये, इसका प्रमुख अधिकारी इक़्तिदार कहलाता था, ठीक है। सैन्य सेवाओं के बदले कर एकत्र करने की प्रक्रिया थी, वो कर एकत्र करते थे, जो सरप्लस कर होता था उसको केंद्रीय खजाने में दे देते थे। फिर इससे क्या हुआ कि एक प्रकार की गैर वंशानुगत प्रकृति थी, ट्रांसफरेबल थी वो, ऐसा नहीं है कि इसके बाद उसका बेटा उसका दूसरा बेटा ऐसा करेगा। फिर आर्थिक स्थिरता ये लेके आई, नियमित कर प्रवाह सुनिश्चित किया जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, स्थानीय शासन भी मजबूत हुआ, ठीक है। जैसे कि इल्तुतमिश यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, अब ये बैठा हुआ, इनको पता है कि अगर मेरे को इस ज़मीन से अगर मैं जितना अच्छा टैक्स उगा लूँगा उतनी अच्छी मेरी कमाई हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये भी इस क्षेत्र पर अपना ध्यान देते थे। तो इस प्रकार से स्थानीय शासन भी मजबूत हुआ, विद्रोह की भी रोकथाम हो गई क्योंकि सैन्य व्यवस्था मजबूत बन गई तो विद्रोह की रोकथाम हो गई। ये तमाम चीज़ें हमने एकता प्रणाली के बारे में समझी। अब रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश के बाद उसकी एक बीबी थी, उससे बेटा जो था वो 8 महीने तक रूल करता रहा, उसको फिर हटा करके रजिया सुल्तान जो है वो बन जाती है शासिका। हाँ वही चीज़ है, हाँ वही चीज़ है, हाँ हाँ और क्या, ठीक है ना। हाँ हाँ नहीं सही बात है, हाँ और क्या, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ
हम रज़िया सुल्तान पढ़ रहे थे। तो रज़िया सुल्तान जब आराम शाह जो था शासक था, जो इल्तुतमिश की एक पत्नी थी, उससे हुआ था, तो उसने कुछ 8 माह के आसपास रूल किया, तो इसको फिर हटा करके रज़िया सुल्तान इस्टेब्लिश हुई। अब रज़िया सुल्तान तो अच्छा खासा शासन कर रही थी, ठीक है, मतलब प्रथम महिला सुल्तान है ये, ठीक है, लेकिन इसकी पराजय हो गई। मतलब ये पूरे तरीके से, मतलब 1236 से लेकर के 1240 के आसपास ने रूल किया 4 साल, जबकि अगर ये और आगे बढ़ सकती थी, कम से कम इसका शासन 15-20 साल चल सकता था, लेकिन नहीं चला। इसके पीछे क्या कारण था? तो लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है। रूढ़िवादी कुलीनों ने महिला शासकों के विचार का विरोध किया, जिससे उसका अधिकार कमजोर पड़ गया। सिंपल सा ऐसा समझिए कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, वो आज भी इसी माइंडसेट पे है कि कोई अगर महिला लीडर है, ठीक है, तो उसके जो आदेश हैं उसको सुनना मतलब उसके लिए ऐसा है कि बेइज्जती जैसा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी महिला लीडर जो बन जाती है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स की वजह से पीछे रह जाती है। लेकिन वही एक पुरुष शासक बना हुआ है, तो उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी मतलब डांट भी सुनेंगे, गाली भी सुनेंगे, लेकिन अगर महिला शासक अगर उसी चीज़ को प्रेम से अच्छे तरीके से बोल रही है, तो उसको डील नहीं करेंगे। तो लिंग पूर्वाग्रह इसके पीछे कारण था। दूसरा, कुलीनों की साजिश। 2 तुर्की कुलीन थे, ठीक है, जैसे कि कुलीन वर्ग मतलब जिसके पास संपत्ति है, जो अच्छा प्रशासनिक पद रखे हुए हैं, जिसकी जब इल्तुतमिश जब शासक था तो उसके साथ उसके अच्छे टर्म्स थे। तो ऐसे जो कुलीन लोग थे, उन्होंने रज़िया की स्वतंत्र नीतियों का विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो इनके विरोध में थी, इनकी बातें ही सुनती थी। जब तुर्कान चहलगानी मतलब दल चालीसा जैसा एक संगठन बनवाया था इल्तुतमिश ने, तो वो जो लोग थे, और जो तुर्की चहलगानी जो लोग थे, कुलीन लोग थे, जो ये रज़िया सुल्तान के जो आदेश हैं, रज़िया सुल्तान का जो नीतियाँ, उसका पूरा विरोध करते थे, सुनते ही नहीं थे। तो इन्होंने मिल के हटा दिया उसको। फिर अपरंपरागत जीवन शैली। पुरुष शासक की तरह कपड़े पहनने, सक्रिय रूप से अभियानों का नेतृत्व करने के रज़िया के फैसले ने विवाद पैदा कर दिया। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इनकी सोसाइटी कि हम एक फीमेल जो लीडर है उसको कैसे एक्सेप्ट करें। इस वजह से भी हुआ, अनट्रेडिशनल लाइफस्टाइल हो गई इनके लिए। फिर राजनीतिक कंपटीशन। शाही परिवार के भीतर प्रतिद्वंदिता ने उसके समर्थन आधार को कमजोर कर दिया। अगर रजिया वॉज नॉट अ वुमेन, है ना, शी वॉज अ वेरी 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 वर्सटाइल लीडर, लेकिन ऐसा हो ना सका सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला थी। इसके बाद अगर आप देखें तो याकूत के साथ प्रेम संबंध। तो जो याकूत था, ठीक है ना, जमाल उद्दीन याकूत, जो कि जो कि एक गुलाम था और साथ ही साथ उसके रजिया के साथ घनिष्ठ संबंध थे। ये जो याकूत था, ये अस्तबल जो था इसका प्रमुख था, ठीक है। तो इसके रजिया के साथ अच्छे संबंध थे, ये लोगों को पसंद नहीं आते थे। दूसरा, मजबूत सहयोगियों की कमी। मतलब एक क्या होता है ना, जैसे अकबर था, तो अकबर के पास 9 रत्न है, उसके विक्रमादित्य के पास, जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है उसके पास 9 रत्न है उसके पास, ठीक है। तो अन्य जो लोग हैं इनको बताने वाले, जैसे अशोक है, अशोक के पहले जो कौटिल्य ने जो काम कर गया, तो उसके पास एक नॉलेज है, एक लीडरशिप है, एक उसके पास जो लोग हैं वो उसको अच्छा नॉलेज देने वाले लोग हैं। ये इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। फिर अपर्याप्त संसाधन। वित्तीय अस्थिरता का सामना करते हुए रजिया को अपना प्रशासन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर अल्तुनिया का विद्रोह। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया को पकड़ लिया। इसके बाद सीमित सैन्य सहायता। रजिया के पास अपने शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मजबूत सैन्य सहायता का अभाव था। जो इख्तेदार थे वो भी रजिया की महिला होने की वजह से उसकी मदद नहीं करते थे, और वो तुर्काने चहलगाने थे उनकी बात सुनते थे। फिर युद्ध में मृत्यु हो गई इसकी। कैद से भागने के बाद रजिया की 1240 में पराजित कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई पंजाब में कैथल के पास। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का अंत हो गया, और रजिया सुल्तान की पराजय के, रजिया सुल्तान की हार के सब कारण बने। मतलब रजिया सुल्तान एक बहुत अच्छी शासिका होती अगर उसको लोग दबाने की जगह उसका समर्थन करते, उसको उभारते, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद हम देखते हैं कि फिर बलबन जो है वो आता है। तो जब बलबन जब शासक बना तो नासिरुद्दीन महमूद बलबन के नाम से शासक बना, और इसने जो है दैवी मतलब अपने पद का दैवीकरण किया। अब इस दैवीकरण में ये हुआ कि इसने अपने आप को देवता नहीं माना, इसने आप को क्या बोला कि मैं जो है मैं यहाँ बंदा हूँ, खुदा का बंदा हूँ, जो कि धरती पर खुदा के आदेश को पालन कराएगा, ठीक है। तो जिल्ले इलाही खुद को कहा। ईश्वरी अधिकार सिद्धांत। बलबन ने दावा किया कि राजा का अधिकार ईश्वरी स्वीकृति से प्राप्त था।
जो वफादारी सुनिश्चित करता था, मतलब ईश्वरीय स्वीकृति प्राप्त है। जो इसका राजा का अधिकार जिसको मिला है वो ईश्वर से प्राप्त अधिकार, अल्लाह से प्राप्त। फिर नियाबत खुदाई की अवधारणा, बलबन ने खुद को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया, अल्लाह का प्रतिनिधि बताया कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जैसे पार्लियामेंट में जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया के। वैसे ही बलबन ने खुद को बोला कि आई एम रिप्रेजेंटिंग गॉड। शाही गरिमा पर जोर, उसने राजसी गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त अदालती प्रोटोकॉल बनाए रखे, सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने को हतोत्साहित किया। इसको ऐसा समझिए कि इसने अपना कैरेक्टर ऐसे डेवलप किया, जैसे आप ओवैसी को देखते होंगे तो वो ऐसा कैरेक्टर है अपने आप में कि जो जिससे उससे अगर ये पूछा जाएगा कि आप गाना गाते हैं, क्या आप गाना सुनते हैं, क्या आप बाथरूम सिंगर हैं, ये फलाना फलाना चीज़ जब उनसे पूछी जाएगी तो वो इन सब चीज़ों को ऐसे डिक्लाइन करेगा कि ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। मतलब अपने आप को ऐसा लार्जर देन द लाइफ फिगर पोर्ट्रे करेगा वो आदमी कि आपको लगेगा तो जो मतलब ऐसे ऐसे इस्लामिक लोग हैं जो ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं, जो मतलब इस्लाम संगीत, जैसे संगीत हराम है, ये तमाम चीज़ें हराम हैं, तो वो अपने लीडर में, कट्टर लीडर में या इस टाइप के लीडर में, जो ऑर्थोडॉक्स लीडर है उसमें देखेंगे कि ये हमें हमें सेकुलर लीडर नहीं चाहिए, है ना। ये सेकुलर होगा, कितने परसेंट हिंदू पढ़े लिखे हैं जो सेकुलर है, कितने परसेंट मुसलमान हैं जो सेकुलर हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये अपने ऐसा लीडर, इस टाइप से इमेज जो रिप्रेजेंट करता है वो वैसी, उस इमेज को जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसकी इस इमेज से इसलिए वास्ता रखते हैं क्योंकि ये अपने आप को इस्लाम का एकदम कट्टर नहीं बताता है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही बलबन अपने आप को रखता था कि हंसना नहीं है, कोई उसके सामने हंस नहीं सकता, कोई उसके सामने बात नहीं कर सकता, इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। फिर कुलीनता का दमन, बलबन ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए विद्रोही कुलीनों को बेरहमी से कुचल दिया कि ये जो हैं कुलीन लोग हैं, अगर ये रहेंगे तो मुझे शासन करने नहीं देंगे, तो इन्हीं को निपटाओ। जैसे कि आप देखिए, जैसे वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, जो जो ऐसे थे एंटी मोदी या प्रो मोदी टाइप वाले थे संघ के अंदर में या चाहे बीजेपी के अंदर में, अडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। स्वयं मोदी जी 75+ हो जाएंगे तब भी वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको डाल दिया। फिर मुरली मनोहर जोशी थे, ठीक है, और ऐसे बहुत से लोग थे। तो जब इनको किनारे करेंगे तभी तो यहाँ आएंगे, ठीक। अब पहले भविष्य में इनको भी कोई किनारे कर दे। जासूसी नेटवर्क, असहमति पर नज़र रखने के लिए कुशल जासूसी प्रणाली की स्थापना की बलबन ने। तो ऐसे लोग ऐसे होते, जैसे स्टालिन था, जो स्टालिन है वो ऐसा व्यक्ति था कि उस मतलब कौन व्यक्ति केजीबी का होगा, मतलब रूस की जो सीक्रेट एजेंसी है, कोई भी रास्ते में चलता फिरता व्यक्ति केजीबी का सदस्य हो सकता था, केजीबी का जासूस हो सकता था। और वो इतने जासूस रख रखा था, इतने जासूस रख रखा था कि अगर स्टालिन को कोई व्यक्ति मन में भी सोच रहा है कि स्टालिन को आज मारना है, तो ये बात भी स्टालिन को पता चल जाए। इस लेवल से, इस लेवल तक स्टालिन जो है इनसिक्योर था, जो रूस का राष्ट्रपति था। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो इस तरीके का राजा होगा वो इस तरीके की ही हरकतें करेगा। वो असहमति पर नज़र रखने के लिए कुशल जासूस, असहमति मतलब कोई भी अगर बलबन ने कहा कि मेरा वचन ही है शासन, और उसको जो भी व्यक्ति अगर उसको खारिज किया तो बस कठोर दंड, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर दंड को अपनाया। मतलब जैसे उसने यही किया कि मतलब झूठ बोले तो हाथ काट दो, पैर काट दो, जुबान काट दो, चोरी किया तो हाथ काट दो, इस तरीके की चीज़ें। तो इससे इसके पीछे रीज़न ये होता था कि अगर मान लो किसी को ऐसी सज़ा मिली कि किसी, जैसे अगर आपने स्पेशल ऑप्स नहीं, आपने अगर फ्रीलांसर मूवी देखी, वेब सीरीज़ देखी होगी अगर नीरज चोपड़ा की, नीरज पांडे सर की, जिसमें मोहित रैना है, तो आप उसमें देखेंगे कि जब वो लड़की सीरिया में आईसिस के क्षेत्र में जब कैद रहती है तो एक महिला को कोड़े मारे जाते हैं, ठीक है। अब उसको उसकी ये सजा दी जाती है तो कोड़े मार मार करके मार डालो। तो इस तरीके से अगर कोई और महिला देखेगी कि इतनी भयावह सजा मिल रही है तो वो भी जुर्म करने से डरेगी। फिर सांस्कृतिक नियंत्रण, अधिकार और शक्ति के प्रतीक के रूप में फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद सैन्य सुदृढ़ीकरण, मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए एक शक्तिशाली स्थायी सेना बनाई और उस पर ध्यान केंद्रित किया। न्याय को बढ़ावा दिया, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए निष्पक्ष न्याय की शुरुआत करी। मतलब कि जो कुलीन है और कोई दास है या गुलाम है, अगर इन दोनों ने सेम अपराध किया तो दोनों को सेम सजा मिलेगी। कमजोरी बर्दाश्त नहीं, बलबन का मानना था कि विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को अजय दिखना चाहिए, इस टाइप से। फिर उसके बाद
एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे, किसने क्या किया, किसने नौरोज मतलब नौरोज प्रथा शुरुआत करी। इसके बाद इसने सिजदा, पैबोस ऐसी चीज़ें लाई कि मतलब सिजदा मतलब आप जानते ही हैं कि जैसे आपने देखा होगा, अभी अगर आपने वो देखा होगा छावा मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति आएगा, वो सर झुका करके हाथ हिलाते हिलाते हुए आएगा और सिजदा करेगा, और पैबोस में पैरों को छूना होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस करी। तो ये बलबन का राजा तो सिद्धांत था जो इसमें इम्पोर्टेंट है, और बस इसके अलावा इसमें कुछ इस गुलाम डायनेस्टी में कुछ है नहीं। तो इसके बाद हम अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, ये सब के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।